हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में आई एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी द आउटफिट को। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, साथ ही इसे ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया है। ये पूरी मूवी बस एक शॉप के अंदर शूट हुई है। ये मूवी साबित करती है कि एक अच्छी मूवी बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा बजट, बड़े बड़े सेट या टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। आपको चाहिए एक अच्छी कहानी, अच्छे एक्टर्स और इन सबको पर्दे पर उतारने के लिए एक टैलेंटेड डायरेक्टर जो कहानी के साथ इंसाफ कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत 1956 शिकागो में होती है। हमें एक टेलर शॉप दिखाई जाती है। फिर उस शॉप का मालिक और मूवी का मेन कैरेक्टर लियो आकर अपनी दुकान खोलता है। साथ ही बैकग्राउंड में उसकी आवाज चल रही थी कि पहली बार देखने पर किसी को भी कोट के सिर्फ दो हिस्से ही दिखते हैं, पहला जैकेट और दूसरा ट्राउजर, लेकिन दोनों को बनने के लिए 228 स्टेप से गुजरना पड़ता है। अब लियो अंदर आकर पहले चाय बनाता है, फिर अपना काम शुरू करता है। साथ ही बैकग्राउंड में उसकी आवाज चल रही है कि एक कोट को बनाने के लिए कितना नाप लेना पड़ता है, उसे सही जगह से काटना पड़ता है ताकि उसका हर हिस्सा अपने दूसरे हिस्से के साथ ठीक तरह से जुड़ जाए। मतलब एक सूट को बनाने के लिए पहले एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लान बनाना पड़ता है। अब कुछ देर बाद मेबल नाम की एक लड़की दुकान में आती है। मेबल यहाँ काउंटर संभालती है। फिर वो अंदर आती है और अपने लिए चाय लेकर काउंटर पर वापस चली जाती है। इस बीच लियो अपने काम में बिजी रहता है। साथ ही उसकी वॉइस ओवर आती है। हर आदमी के लिए अलग सूट बनाना पड़ता है, मतलब हर सूट बनाने के लिए एक अलग प्लान बनाना पड़ता है और ये प्लान उस आदमी की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि जैसे वो एक आम इंसान है या कोई ताकतवर इंसान। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको मूवी के एंड में समझ में आएगा। अब कुछ देर बाद एक आदमी दुकान के अंदर आकर सीधा लियो की वर्कशॉप में जाता है और वहाँ दीवार पर टंगे एक लेटर बॉक्स में एक लिफाफा डालकर वापस चला जाता है। उसके जैसे ही कई लोग आते हैं, लेकिन इस बीच लियो एकदम शांत रहता है और कुछ रिएक्ट नहीं करता, जैसे ये रोज की बात हो और उसे इन सब की आदत पड़ चुकी हो। इस लेटर बॉक्स की मिस्ट्री हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगी। मिस्ट्री से याद आया, मैं आपको अनसॉल्व मिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की एक ऑडियो बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। आपको पता है हमारा भारत देश प्राचीन कलाओं और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इतिहास की इन्हीं घटनाओं को देखने के लिए देश विदेश से लोग भारत आते हैं। इन रहस्यों में एक ऐसा भी रहस्य है जिसमें बिना दरवाजों के घर है। ये एक दो घर की बात नहीं बल्कि पूरा गाँव ही ऐसा है। इस गाँव में कोई नहीं रहता। यहाँ के सभी घरों में दरवाजे क्या, दरवाजों के फ्रेम तक नहीं है। इस ऑडियो बुक में ऐसे ही 14 रहस्यों के बारे में बताया गया है। अनसॉल्व मिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की ये ऑडियो बुक कुकू एफएम पर अवेलेबल है। कुकू एफएम पर आप बुक सुन सकते हो। कोई भी काम करते हुए, ऑफिस जाते हुए, ट्रैवल करते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए, साइकिलिंग करते हुए या अपने खाली समय में आप बुक सुन सकते हो। अब कुकू एफएम क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है। कुकू एफएम नॉलेज और लर्निंग का एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कुकू एफएम में बहुत सारी कैटेगरीज की ऑडियो बुक अवेलेबल है, जैसे बिजनेस, फिक्शन, मोटिवेशन, हिस्ट्री और भी बहुत कुछ। इस पर हजारों घंटों का नॉन फिक्शन कंटेंट अवेलेबल है और इसकी रेटिंग है 4.5। आप कोई भी काम करते हुए ऑडियो बुक सुन सकते हो। कुकू एफएम के साथ मैं आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 का है, लेकिन आप मेरा कोड MEBM50 यूज करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये 50% डिस्काउंट पहले 250 लोगों के लिए है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम डाउनलोड करें और मेरा कोड यूज करके 50% डिस्काउंट का फायदा उठाए। तो लौटते हैं अब अपनी मूवी की तरफ। अब कुछ देर बाद दुकान में रिची और फ्रांसिस नाम के दो लड़के आते हैं। मेबल रिची को जानती थी, उनके पास ही उस लेटर बॉक्स की चाबी है। वो लोग लियो को इंग्लिश बुलाते थे क्योंकि लियो इंग्लैंड से यहाँ आया था। यहाँ हमें पता चलता है रिची यहाँ के एक डॉन का बेटा है। रिची लियो से कुछ बातें करता है, जहाँ हमें पता चलता है रिची के डैड लियो के अच्छे दोस्त है। लेकिन तभी फ्रांसिस को उन लिफाफों में एक खास लिफाफा मिलता है जिस पर एक निशान लगा हुआ था। वो समझ जाते हैं ये लिफाफा किसी आउटफिट से आया है। उसे पढ़ने के लिए वो दोनों लियो को बाहर भेज देते हैं। बाहर मेबल बकिंगम पैलेस का एक आर्ट पीस लेकर आई थी। उसे देखकर लियो को इंग्लैंड की याद आ जाती है। मेबल उससे पूछती है उसने यहाँ शॉप क्यों खोली जहाँ इतने सारे गैंगस्टर है। वो लोग उसकी शॉप को अपने धंधे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लियो के मुताबिक ऐसे लोग हर जगह है और वो काफी खुश है कि उसके पास मेबल है। लेकिन मेबल कहती है हमेशा के लिए नहीं। दरअसल उसका इंग्लैंड में लंदन जाने का सपना है। अब जल्दी जाने के लिए मेबल लियो से अपनी सैलरी बढ़ाने बोलती है, लेकिन तभी रिची और फ्रांसिस वहाँ आ जाते
जाते हैं। अब रात में कपड़े जमाते समय लियो इनडायरेक्टली मेबल को एक लड़के के साथ डेट पर जाने बोलता है जो पास ही की एक दुकान में काम करता है, लेकिन मेबल को उसके साथ डेट पर नहीं जाना था। लियो को लगता है मेबल रिची को पसंद करती है, लेकिन मेबल कहती है उसने सारी जिंदगी यहाँ गैंगस्टर्स को देखा है, उसे गैंगस्टर बिल्कुल पसंद नहीं। दरअसल लियो मेबल को अपनी बेटी की तरह समझता है और मेबल भी उसे अपने पिता जैसा समझती है। उसे पता है लियो अंदर ही अंदर चाहता है मेबल ये काम सीख कर उसके बाद ये दुकान संभाले, लेकिन लियो को पता है ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेबल जिंदगी में कुछ और करना चाहती है। वो इंग्लैंड जाना चाहती है, लेकिन साथ ही वो इस उम्र में लियो को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन लियो उसे समझाता है ये उसकी जिंदगी है, वो अपने सभी सपने पूरे करे, वैसे भी वो उसकी सगी बेटी थोड़ी ना है। मेबल उसकी बात समझ जाती है। अब मेबल के जाने के बाद लियो अपना थोड़ा काम करता है और कुछ ड्रिंक पीने के बाद वही सो जाता है। तब उसे अपनी दुकान जलने के विजन आते हैं, लेकिन दरवाजे की घंटी से उसकी नींद खुलती है। वो जाकर सुनता है कि इतनी रात को कौन आया होगा। दरअसल वहाँ रिची आया था और उसके साथ मेबल थी। उन दोनों को देखकर समझ में आता है दोनों डेट कर रहे हैं, जबकि मेबल ने बोला था उसे गैंगस्टर बिल्कुल पसंद नहीं। थोड़ी देर बाद मेबल रिची से फ्रांसिस के बारे में पूछती है क्योंकि उसका मूड खराब हो गया था। फ्रांसिस वही है जिसके साथ वो सुबह दुकान में आया था। यहाँ पता चलता है रिची फ्रांसिस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो तो उसके डैड ने फ्रांसिस को उसके साथ रखा है। उसके डैड को फ्रांसिस पर अपने बेटे रिची से ज्यादा भरोसा है। वो हमेशा उसे फ्रांसिस से कंपेयर करते रहते हैं और यही बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं और इसी वजह से वो फ्रांसिस से नफरत करता है। मेबल कहती है फ्रांसिस उनका बस एक आदमी है और वो तो बॉस का बेटा है, लेकिन फ्रांसिस ने उसके डैड को बचाने के लिए 5 गोलियां खाई थी। यही वजह है वो फ्रांसिस को इतना पसंद करते हैं और अब उसे लगता है उनकी गैंग में एक रैट मतलब कोई खबरी है। वो उनकी खबर उनकी राइवल गैंग ला फाउंटेन को दे रहा है। उसे तो फ्रांसिस की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं, लेकिन उसके डैड फ्रांसिस पर यकीन करते हैं। उनकी बातें लियो भी सुन रहा था, लेकिन उसके हाथ से कुछ छूट जाता है। अब दोनों उस आवाज को सुनकर अंदर आते हैं। तब उन्हें टेबल पर लियो सोता हुआ दिखाई देता है। अब दोनों उसे डिस्टर्ब किए बिना एक किस शेयर करके चले जाते हैं, लेकिन मेबल के रिची जैसे गैंगस्टर के साथ होने से लियो थोड़ा परेशान नजर आता है। अब अगले दिन मेबल दुकान में आती है। लियो अपना काम कर रहा था और रोज की तरह गैंगस्टर आकर उस लेटर बॉक्स में लिफाफे रख रहे थे। साथ ही हम मेबल को एक कस्टमर को हैंडल करते हुए देखते हैं। अब रोज की तरह रिची और फ्रांसिस उन लिफाफों को लेने आते हैं, लेकिन आज उन्हें फिर वो निशान वाला लेटर मिलता है जो किसी आउटफिट ने भेजा था। उस लिफाफे के अंदर एक कैसेट था और लियो रोज के जैसा एक शरीफ आदमी की तरह शांत बैठा था। अब शाम होने पर मेबल भी जा रही थी। वो लियो से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन बोल नहीं पाती क्योंकि आज लियो ने दिन भर उससे बात नहीं की थी। लियो भी उससे कुछ नहीं कहता। अब रात में दुकान की डोरबेल बजती है। बाहर रिची और फ्रांसिस आए थे। रिची के पेट में गोली लगी थी। दरअसल उन दोनों पर उनकी दुश्मन गैंग ने हमला कर दिया। अब लियो के मना करने के बाद भी फ्रांसिस जबरदस्ती रिची को दुकान की वर्कशॉप में लेकर जाता है। अब फ्रांसिस लियो को समझाता है उनके पास जो ब्रीफकेस है उसके पीछे बहुत सी पुलिस और उनके दुश्मन पड़े हैं। अगर वो ब्रीफकेस पुलिस के हाथ लग गया तो वो उसे गोली मार देगा। अगर उनके दुश्मनों को इस ब्रीफकेस के बारे में पता चला तो वो उसे गोली मार देंगे। इसीलिए किसी भी हालत में लियो को इस ब्रीफकेस को संभाल कर रखना है। फिर फ्रांसिस रिची के डैड को कॉल करके बताता है दुश्मन गैंग ने उन पर हमला किया। वो पहले से उनकी फिराक में बैठे थे। उन्हें पता था उन लोगों के पास क्या है। इसका मतलब उसका शक सही था, उनकी गैंग में एक खबरी है। साथ ही वो बताता है रिची को गोली लगी है, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और वो अभी लियो की दुकान में छुपे हैं। रिची को घर जाना था, लेकिन फ्रांसिस बताता है उसके डैड यहाँ आ रहे हैं और इन हालात में उन्हें डॉक्टर भी नहीं मिल सकता। बुलेट रिची के आर पार हो गई थी, इसीलिए फ्रांसिस लियो से रिची के जख्मों को सीने बोलता है। लियो मना कर रहा था क्योंकि वो कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन फ्रांसिस उस पर गन तान देता है। इसीलिए मजबूरन लियो को उसकी बात माननी पड़ती है। दोनों रिची को पकड़ते हैं। फिर लियो उसके जख्म को सीना शुरू करता है। अब कुछ देर में ही दर्द से रिची बेहोश हो जाता है। फिर लियो उसका दूसरा जख्म भी सीता है, लेकिन वो देखता है उसके बनाए नए सूट पर खून लग गया है। अब हाथ साफ करने के बाद लियो देखता है फ्रांसिस उस ब्रीफकेस को देख रहा था। उसके अंदर एक कैसेट है। फ्रांसिस कहीं जा रहा था। लियो रिची और उस कैसेट को भी उसके साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसे किसी भी मुसीबत में नहीं फंसना। उसके बहुत रिक्वेस्ट करने पर फ्रांसिस कहता है अब वो भी उनमें से एक है। साथ ही वो लियो को उस टेप के बारे में बताता है। लियो को जानना नहीं था वो क्या चीज है, लेकिन फ्रांसिस उसे बताता है ये FBI वालों का नया गैजेट है। उस टेप में आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। FBI वालों ने उनके किसी अड्डे पर माइक लगाया था, लेकिन FBI वालों को पता नहीं उनके भी कुछ दोस्त है जिनकी ऊपर तक पहुंच है। उन्होंने ही उस टेप की कॉपी बनाकर उन तक भेजी है, लेकिन उस टेप को सुनने से पहले ही उन पर दुश्मन गैंग ने हमला कर
दिया। मतलब उन्हें इस टेप के बारे में पता है। अगर ये टेप ला फॉन्टेन मतलब उनकी दुश्मन गैंग के हाथ लग गई तो उनके हाथ एक बहुत ही बड़ा सबूत लग जाएगा। मतलब सब इस टेप के पीछे पड़े हैं। लियो उस टेप को फेंकने कहता है, लेकिन फ्रांसिस बताता है किसी खबरी ने ही उस माइक को लगाया था जिससे ये टेप रिकॉर्ड हुई है। अगर आज किसी तरह मशीन का इंतजाम करके उसने ये टेप सुन ली तो उसे खबरी के बारे में पता चल जाएगा। अब कुछ देर में ही यहाँ रिची के डैड आने वाले हैं, इसीलिए फ्रांसिस लियो से इस टेप का ख्याल रखने कहता है और वो खुद कोई मशीन ढूंढने चला जाता है जिससे वो इस टेप को सुन सके। अब लियो उस टेप के साथ अकेला था, उसे समझ नहीं आता उस टेप का क्या करे। अब कुछ देर बाद लियो उस सूट की आस्तीन बदलता है जिस पर खून लगा हुआ था। लियो उसे बना ही रहा था तभी वहाँ रिची आता है। उसे होश आ गया था। वो सबसे पहले लियो को थैंक यू बोलता है क्योंकि लियो ने उसकी जान बचाई थी। लियो उसे बैठने कहता है और रिची उससे फ्रांसिस के बारे में पूछता है। लियो उसे बताता है फ्रांसिस कोई मशीन ढूंढने गया है जिससे वो इस टेप को सुन सके। ये सुनकर रिची काफी हैरान होता है क्योंकि फ्रांसिस किसी से ज्यादा बात नहीं करता। लियो बताता है जब वो इस शहर में आया था तब उसके पास सिर्फ उसकी कैंची थी और उसके डैड ही उसके सबसे पहले कस्टमर थे। लियो उससे खबरी के बारे में पूछता है जो उनकी गैंग में है, लेकिन रिची को कोई आइडिया नहीं था वो कौन है। तब लियो थोड़ा सीरियस होकर और रिची से माफी मांगते हुए कहता है खबरी और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। वो ही उनकी खबर ला फॉन्टेन को दिया करता था। ये सुनकर रिची को शौक लगता है और उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो हंस देता है क्योंकि वो समझ गया था लियो मजाक कर रहा है। वो कहता है उसके जैसा शरीफ आदमी खबरी हो ही नहीं सकता। फिर लियो बताता है उसने अपना काम लंदन की किसी रॉ नाम की जगह सीखा है, लेकिन उसे वॉर के बाद शिकागो आना पड़ा क्योंकि वॉर के बाद ब्लू जीन्स का फैशन आ गया था और उस समय लोग सूट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन शिकागो इन सब से बचा हुआ था। अब काफी देर बाद भी फ्रांसिस वापस नहीं आया था। तब लियो रिची से फ्रांसिस के बारे में पूछता है, लेकिन रिची फ्रांसिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तब लियो उसके दिमाग में एक बात डालता है कि फ्रांसिस वो खबरी हो सकता है, लेकिन अगर वो खबरी होता तो टेप सुनने के लिए मशीन लाने क्यों जाता जिससे खबरी का पता चल सकता है। वो टेप यही छोड़ गया, मतलब वो ईमानदार है। रिची ने अभी तक वो ब्रीफकेस को देखा नहीं था। लियो ने बड़ी चालाकी से रिची के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि फ्रांसिस गद्दार हो सकता है। तभी डोरबेल बजती है, बाहर फ्रांसिस आया था। अब लियो फ्रांसिस से कहता है होश में आने के बाद से रिची की दिमागी हालत खराब हो गई। वो अजीब अजीब बातें कर रहा है, साथ ही वो उस ब्रीफकेस को भी देख रहा था। अब जैसे ही फ्रांसिस अंदर आता है रिची उस ब्रीफकेस के सामने ही खड़ा था। थोड़ी बात करने के बाद रिची कहता है इतनी सारी गोलियां चल रही थी लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी, लेकिन फ्रांसिस कहता है ये लक नहीं स्किल है। रिची के पूछने पर फ्रांसिस बताता है वो इलेक्ट्रॉनिक दुकान गया था जहाँ टेप सुनने की मशीन है और उसे फौरन उस टेप को उस दुकान पर ले जाना है। रिची को भी उसके साथ चलना था, लेकिन फ्रांसिस मना कर देता है क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। तब रिची उसे उसके डैड के यहाँ आने तक रुकने कहता है, लेकिन फ्रांसिस को जितना जल्दी हो सके उस टेप को सुनना था क्योंकि जब तक वो खबरी जिंदा रहेगा उसके डैड की जान को खतरा रहेगा। तब यहाँ बड़ी चालाकी से लियो कहता है अगर यहाँ रिची के डैड होते तो दोनों को शांत करवाते। अब अपने डैड का नाम सुनकर रिची फ्रांसिस से कहता है उसके डैड की जान खतरे में है, फ्रांसिस के डैड की नहीं। लेकिन फ्रांसिस उसके डैड को अपने डैड जैसा समझता है, लेकिन रिची यहाँ फ्रांसिस के असली डैड का जिक्र करता है जो टमाटर का बिजनेस करते हुए गुमनाम मौत मर गए। फ्रांसिस उसकी बात को इग्नोर करते हुए उससे टेप मांगता है, लेकिन रिची को समझ नहीं आता वो उसके डैड के यहाँ आने तक इंतजार क्यों नहीं कर सकता। उसे लगता है इस टेप से उस खबरी के बारे में पता चल जाएगा और वो खबरी फ्रांसिस ही है, इसीलिए वो इस टेप को उसके डैड के आने के पहले यहाँ से ले जाना चाहता है। अब यहाँ थोड़ी नोक झोंक के बाद दोनों उस ब्रीफकेस को लेने की कोशिश करते हैं। वो ब्रीफकेस दीवार से टकराकर खुल जाता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। तब रिची तुरंत ही फ्रांसिस की तरफ गन तानकर उससे टेप के बारे में पूछता है। उसे लगता है फ्रांसिस कोई प्लान बना रहा था, लेकिन फ्रांसिस उस पर ही इल्जाम लगाता है कि उसे फंसाने के लिए रिची ने जानबूझकर उस टेप को छुपाया है। लियो दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा था। फ्रांसिस को लगता है रिची ने ही टेप छुपाया है, लेकिन रिची को लगता है फ्रांसिस उसके डैड को मारकर उनकी जगह लेना चाहता है। लेकिन फ्रांसिस कहता है वो बिल्कुल ईमानदार है क्योंकि उसने उसके डैड के लिए 5 गोलियां खाई थी। लेकिन रिची उसे गालियां देने लगता है जिससे अब फ्रांसिस को भी गुस्सा आ गया था। अब यहाँ माहौल बहुत टेंस हो चुका था। तभी लियो का पैर किसी चीज से लगता है। उसकी आवाज से रिची डिस्ट्रैक्ट होकर शूट कर देता है, लेकिन फ्रांसिस बचकर रिची के गले पर शूट कर देता है। अब उसका बहुत खून बह रहा था। फ्रांसिस उसके पास आकर कहता है वो इसीलिए मर रहा है क्योंकि वो कमजोर है। दरअसल फ्रांसिस भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो तो बस उसके डैड की वजह से उसकी बदतमीजी सह रहा था। फिर फ्रांसिस उसे एक और गोली मारकर मार देता है। अब ये देखकर लियो एकदम शॉक हो गया था। फ्रांसिस
ने अपने ही बॉस के बेटे का खून कर दिया। अब फ्रांसिस वहाँ उस टेप को ढूंढने लगता है। उसे लग रहा था रिची ने टेप यही छुपाया होगा। तब लियो मिस्टर बॉयल मतलब रिची के बाप को बताने कहता है कि जख्मी होने की वजह से रिची की मौत हो गई, लेकिन फ्रांसिस ने पहले ही फोन पर उन्हें बता दिया था कि रिची ठीक हो जाएगा। तब लियो उसे सब सच बताने कहता है क्योंकि गलती होने पर मान लेना चाहिए, लेकिन फ्रांसिस कहता है उसने बॉस के बेटे का खून किया है, उनके कपड़े नहीं घुमाए। तभी उन्हें सुनाई देता है बाहर कोई कार आई है। फ्रांसिस लियो को धमकी देकर उसके साथ रिची की लाश को एक बॉक्स में डाल देता है और लियो को जाकर बॉस को कुछ देर उलझाने कहता है जब तक वो यहाँ का खून साफ करेगा। लियो जाकर दरवाजा खोलता है। बाहर रिची का डैड मतलब बॉयल अपने बॉडीगार्ड के साथ आया था। बॉयल लियो को काफी पसंद करता था। वही अंदर फ्रांसिस खून साफ करने में लगा था। बॉयल अंदर जा रहा था, लेकिन लियो कुछ देर उसे अपनी बातों में उलझाए रखता है। कुछ देर बाद बॉयल अंदर जाता है। तब फ्रांसिस बाथरूम से निकलता है। लियो देखता है फ्रांसिस ने खून साफ कर दिया। वही बॉयल फ्रांसिस का शुक्रिया करता है क्योंकि उसने पहले उसकी अब उसके बेटे की जान बचाई थी। बॉयल बताता है उसके कुछ खास आदमी ला फोंटेन गैंग से निपटने गए हैं। आज ला फोंटेन गैंग खत्म हो जाएगी। अब बॉयल अपने बेटे रिची के बारे में पूछता है, लेकिन फ्रांसिस कहता है वो तो उन्हें ही ढूंढने गया है। ये सुनकर बॉयल थोड़ा शॉक होता है क्योंकि उसे गोली लगी थी और फ्रांसिस का काम उसकी हिफाजत करने का था, तो उसने रिची को अकेले जाने क्यों दिया। तो फ्रांसिस कहता है वो ठीक हो चुका था, उसके बहुत रोकने पर भी रिची नहीं रुका, इसीलिए बॉयल टेप लेकर रिची को ढूंढने जाने कहता है। लेकिन फ्रांसिस कहता है रिची टेप भी अपने साथ ले गया। बॉयल को ये बात हजम नहीं होती कि रिची जख्मी हालत में टेप लेकर चला गया और फ्रांसिस ने उसे जाने दिया। लेकिन फ्रांसिस कहता है वो रिची है, वो बहुत जिद्दी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब थोड़ा सोचने के बाद बॉयल अपने आदमियों को फोन करके रिची को ढूंढने कहता है। इस बीच फ्रांसिस और लियो की हालत खराब हो रही थी। तभी बॉयल का बॉडीगार्ड उस बक्से पर जाकर बैठता है जिसमें रिची की लाश रखी है। अब उस बक्से में से खून बहने लगा था। अब बॉयल वहाँ आता है। वो काफी परेशान था क्योंकि उसका बेटा और वो टेप गायब है। बाहर पुलिस और दुश्मन गैंग के लोग उनके फिराक में बैठे हैं। तो फ्रांसिस कहता है वो जाकर रिची को ढूंढते हैं और लियो ने उनकी बहुत मदद की है, इसीलिए उसे अब घर जाने देना चाहिए। लेकिन बॉयल सिर्फ उसे जाकर रिची को ढूंढने कहता है क्योंकि उसने आदमियों को फोन करके रिची को ढूंढने कहा है, इसीलिए कॉल बैक आने पर उसे रिसीव करने के लिए वो यही रुकेगा। अब ना चाहते हुए भी फ्रांसिस को उसकी बात माननी पड़ती है और वो रिची को ढूंढने का बहाना बनाकर चला जाता है। अब बैकग्राउंड में लियो की आवाज आती है कि कैसे एक बार एक कस्टमर उसके पास एक सूट फिट करवाने आया था। वो बहस करने लगा कि लियो उसकी आस्तीन छोटी कर दे, लेकिन लियो ने उसके कंधे छोटे किए। वापस आने पर उस कस्टमर को वो सूट बहुत पसंद आया। इसका मतलब कई बार लोगों को पता नहीं होता उन्हें क्या चाहिए, लेकिन वो चीज उनके पास ही होती है और वो दूसरी चीजों की तरफ भागते हैं। ठीक बॉयल की तरह वो रिची को ढूंढ रहा है, लेकिन रिची तो यही है और वो फ्रांसिस पर शक करना चाहता है, लेकिन फ्रांसिस की ईमानदारी उसके सामने आ रही है। अब कुछ देर बाद लियो वर्कशॉप में अपना काम कर रहा था। वहाँ बॉयल आता है। अब यह लियो की कैंची की बात निकलती है। लियो बताता है उसने इसी कैंची से ट्रेनिंग की थी और जब वो शिकागो आया तब उसके पास सिर्फ ये कैंची ही थी। तब बॉयल उसे अपना औजार मतलब अपनी गन दिखाता है। फिर वो लियो की कैंची और अपनी गन को कंपेयर करता है। जैसे लियो कैंची से कपड़े बनाता है वैसे ही उसने गन से अपना गैंग, ये इलाका और खुद को बनाया है। उसने इस गन से कई सारे खून भी किए हैं। जैसे लियो कपड़े की बची हुई कतरन फेंक देता है। अब बॉयल उसे किसी आउटफिट के बारे में बताता है। आउटफिट एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आउटफिट अंडरवर्ल्ड का यूनाइटेड नेशन है। आउटफिट लगभग आधी दुनिया के अंडरवर्ल्ड को चलाती है। अगर किसी गैंग को आउटफिट का सपोर्ट मिल गया तो वो गैंग बहुत पावरफुल हो जाती है और आउटफिट अब उन्हें मैसेज भेज रहे हैं। आउटफिट को उनकी गैंग पसंद है, लेकिन आउटफिट ने उन्हें एक काम दिया है और वो काम है ला फोंटेन गैंग को खत्म करना। तब लियो को समझ में आता है फ्रांसिस ने जिन दोस्तों के बारे में बताया था जिन्होंने FBI के पास की उस टेप की कॉपी उन्हें भेजी थी, वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि आउटफिट है। मतलब जो निशान वाले लिफाफे रिची और फ्रांसिस को मिले थे वो आउटफिट ही उन्हें भेज रहा था। लेकिन लियो पूछता है वो ये सब उसे क्यों बता रहा है। तब बॉयल दिखाता है उसके बगल में ही रिची का कोट टंगा है। लियो कोट देखकर थोड़ा शॉक होता है और बहाना बनाने लगता है रिची अपना कोट लेना भूल गया होगा। लेकिन ये दिसंबर का महीना चल रहा है, बाहर बर्फ पड़ रही है, इतनी सर्दी में कोई अपना कोट नहीं भूलता। अब बॉयल लियो से पूछता है वो सब सच बताए, यहाँ क्या हुआ है। लियो कुछ भी पता होने से मना कर रहा था। तब बॉयल अपने आदमी को बुलाता है और लियो को 3 गिनने तक का समय देता है। अगर उसने 3 सेकंड में सच नहीं बताया तो उसका आदमी लियो को मार देगा। तब लियो बताना शुरू करता है, लेकिन उसके आगे बोलने से पहले ही वहाँ कोई आ जाता है। दरअसल वहाँ मेबल आई थी और वो आई नहीं थी बल्कि फ्रांसिस उसे लेकर आया था। फ्रांसिस के मुताबिक मेबल को ही रिची के बारे में पता हो सकता है। अब
अब बॉयल लियो से कहता है वो सच बताए, आखिर यहाँ क्या हुआ था। कोई उसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन सामने फ्रांसिस मेबल पर गन ताने खड़ा था। अब उसने सच बताया तो फ्रांसिस मेबल को मार देगा, अगर नहीं बताया तो बॉयल उसे मार देगा। तब लियो एक कहानी बनाता है कि आज रात फ्रांसिस ने दुश्मन गैंग के बहुत लोगों को मारा, लेकिन रिची एक भी गोली नहीं चला पाया, इसीलिए वो ला फॉन्टेन गैंग को मारने गया है। इस काम में बहुत खतरा था, इसीलिए उसने लियो से वादा लिया था वो ये बात उसके डैड को नहीं बताएगा, वरना उसके डैड उसे रोक लेंगे। अब इस कहानी में फ्रांसिस भी उसका साथ देता है कि उसने भी रिची से वादा किया था। तब मेबल पूछती है फिर रिची अभी कहाँ है। तब फ्रांसिस कहता है यहाँ से जाने के बाद रिची मेबल के घर गया था, क्योंकि मेबल रिची की गर्लफ्रेंड है। मेबल मना कर रही थी कि वो रिची की गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तब बॉयल का बॉडीगार्ड भी कहता है मेबल रिची की गर्लफ्रेंड ही है। मेबल बॉयल से कहती है फ्रांसिस जबरदस्ती उसे यहाँ लाया है, लेकिन फ्रांसिस कहता है उसने मेबल के घर के फ्लोर पर खून के धब्बे देखे हैं। मेबल कहती है फ्रांसिस झूठ बोल रहा है। फिर बॉयल मेबल से बात करता है और यहाँ पता चलता है बॉयल मेबल के बाप को जानता था। दरअसल बॉयल का काम करते समय ही मेबल के बाप की मौत हुई थी। अब बॉयल सख्ती से पूछता है उसका बेटा कहाँ है, लेकिन मेबल को कुछ पता नहीं था। तब बॉयल रिची का कोट मंगवाता है। तब फ्रांसिस को समझ में आता है रिची का कोट वही छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन मेबल उस कोट को नहीं पहचानती। लेकिन बॉयल अंदाजा लगाता है अगर रिची गोली के जख्म के साथ इतनी ठंड में कोट यही रख कर गया है तो वो कहीं नजदीक ही गया होगा, और मेबल भी पास में ही रहती है। अब फ्रांसिस आग में और घी डालते हुए कहता है हो सकता है मेबल ने ही रिची से सारी जानकारी लेकर ला फॉन्टेन को बताया हो, मतलब मेबल ही वो खबरी हो सकती है। और जब रिची उसके घर गया होगा टेप के साथ, तब उसने रिची को ला फॉन्टेन के हाथों पकड़वा दिया होगा। अब बॉयल भी फ्रांसिस की बातों में आ रहा था। तब लियो मेबल का पक्ष लेता है। वो कहता है मेबल उसके साथ कई सालों से काम कर रही है और उसका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बॉयल लियो की बात नहीं मानता। उसे फ्रांसिस की बातों पर यकीन आ गया था। अब वो मेबल को मारते हुए पूछताछ करने ले जा रहे थे। लियो के बीच में आने पर बॉयल का बॉडीगार्ड उस पर गन तान देता है, लेकिन बॉयल गन नीचे करवाता है। अब वो मेबल को टॉर्चर करने वाले थे। लियो के बहुत कहने पर भी बॉयल नहीं मानता। ये देखकर लियो बाहर जाने लगता है, लेकिन फ्रांसिस उसे रोक लेता है। अब यहाँ बॉयल का दर्द समझते हुए लियो कहता है वो लंदन से ब्लू जीन्स के फैशन की वजह से नहीं आया था, बल्कि उसकी दुकान में आग लग गई थी। दुकान के ठीक ऊपर उसकी बीवी और बेटी थी। उसने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाया। आज भी उसे उनकी चीखें सुनाई देती है, और मेबल भी उसकी बेटी जैसी है, वो उसकी चीखें नहीं सुन सकता। लियो की कहानी सुनकर बॉयल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तब लियो कहता है मेबल या उसे मारने से उन्हें रिची वापस नहीं मिलेगा। तभी फोन बजता है। लियो कॉल पिकअप करता है। लियो फोन पर इस तरह बात कर रहा था जैसे दूसरी तरफ बॉयल के आदमी हो और उन्हें रिची मिल गया है। अब लियो खुश होकर उनके सामने आकर कहता है बॉयल के आदमियों को रिची मिल गया है, वो टेप भी उसके ही पास है और रिची किसी एड्रेस पर अपने डैड को बुला रहा है। ये सुनकर फ्रांसिस बहुत हैरान हो रहा था। ये सुनकर बॉयल को तसल्ली होती है। तब बॉयल फ्रांसिस के साथ रिची को लेने निकलता है, लेकिन निकलने से पहले फ्रांसिस उसे मना लेता है कि वो यही रुक जाए, क्योंकि हो सकता है लियो झूठ बोल रहा हो। इसीलिए बॉयल उसकी बात मान जाता है और उसे यही रुक कर लियो और मेबल पर नजर रखने कहता है। अब बॉयल के जाने के बाद फ्रांसिस गन लेकर दोनों के पास आता है। वो लियो से पूछता है फोन पर कौन था। लियो बताता है बॉयल के आदमी का कॉल था कि उसे रिची नहीं मिला। अब फ्रांसिस मेबल कर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि वो उसे या दोनों को मार कर सारा इल्जाम उन दोनों पर डाल सकता है। लेकिन तब लियो कहता है मेबल उसकी मदद कर सकती है। दरअसल बॉयल पर कभी भी ला फॉन्टेन गैंग हमला कर सकता है और मेबल ला फॉन्टेन को बताएगी कि बॉयल इस वक्त कहाँ है। मेबल कहती है वो ही क्यों। तब यहाँ मूवी का एक और सस्पेंस रिवील होता है। यहाँ पता चलता है लियो को बहुत पहले से पता है वो खबरी और कोई नहीं बल्कि मेबल ही है। रिची मेबल को गैंग के बारे में सब बताता था और मेबल ही वो सब इन्फॉर्मेशन ला फॉन्टेन को बताती थी। उन सब इन्फॉर्मेशन के बदले उसे पैसे मिलते थे, जिससे उसका लंदन जाना आसान हो जाता। ये सुनकर फ्रांसिस हैरान था। लियो आगे कहता है लेकिन मेबल को पता नहीं था फ्रांसिस बहुत स्मार्ट है, वो उसके बारे में पता लगा ही लेगा। तब मेबल ने FBI की मदद ली ताकि FBI रिची की गैंग को पूरी तरह खत्म कर दे और वो आजाद हो जाए। उसने ही FBI का माइक लगाया था और वो माइक और कहीं नहीं इसी दुकान में लगा था, क्योंकि वो रोज रात रिची को यही लेकर आती थी। लेकिन मेबल ने एक चीज प्लान नहीं की थी और वो है आउटफिट। आउटफिट ने उस माइक और टेप के बारे में बॉयल गैंग को बता दिया और रिची ने उसे बताया कि उन्हें माइक और टेप के बारे में पता चल गया। अब वो फंस चुकी थी, क्योंकि टेप सुनते ही उन्हें पता चल जाएगा कि खबरी वही है। इसीलिए उसने टेप वाली बात ला फॉन्टेन को बता दी ताकि कुछ भी पता चलने से पहले दोनों गैंग एक दूसरे को खत्म कर दे। ये सब सुनकर फ्रांसिस एकदम शॉक था और
मेबल ऐसे देख रही थी जैसे उसे कुछ नहीं पता, लेकिन तभी उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब लियो बिल्कुल सही है। मेबल कहती है पूरी जिंदगी उसने गैंगस्टर को इस जगह को तबाह करते हुए देखा है, इसीलिए वो उनका खात्मा चाहती है। फ्रांसिस को लगता है वो टेप भी मेबल ने ही चुराई है, लेकिन लियो कहता है टेप उसके पास है। वो टेप उस कोर्ट में थी जिसे लियो रिची के जागने के बाद से सी रहा था। इसका मतलब ये था सब जानने के बाद मेबल को बिना बताए लियो उसकी मदद कर रहा था। अब यहाँ उनके पास दो रास्ते बचे थे। पहला, रिची के ना मिलने पर बॉयल यहाँ आकर सबको मार देगा, या मेबल अभी लाफोंटेन गैंग को कॉल करके उन्हें बॉयल की लोकेशन बता देगी। तब लाफोंटेन गैंग बॉयल को मार देगा। साथ ही मेबल लाफोंटेन गैंग से इस टेप का सौदा करेगी। अब इससे उन दोनों का फायदा होगा। रिची तो पहले ही मर चुका है और बॉयल के मरने के बाद गैंग लीडर फ्रांसिस बन सकता है। अब यह फ्रांसिस की ईमानदारी आड़े आ रही थी, लेकिन लियो उसे याद दिलाता है पहले रास्ते पर वो सब मारे जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सोचने के बाद फ्रांसिस मान जाता है और मेबल को जाकर लाफोंटेन को कॉल करने कहता है। मेबल जाकर लाफोंटेन को कॉल करती है, लेकिन वो फ्रेंच में बात कर रही थी, इसीलिए दोनों को सिर्फ बॉयल वो एड्रेस जहाँ वो जाने वाला है और लाफोंटेन समझ में आता है। मेबल आकर बताती है लाफोंटेन टेप के बदले कैश देने वाले हैं और वो बॉयल से भी निपट लेंगे क्योंकि उसने उन्हें बॉयल का एड्रेस दे दिया है। अब मेबल रिची के बारे में पूछती है, तब लियो उसे रिची की लाश दिखाता है। उसे देखकर मेबल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने कभी रिची की मौत नहीं चाही थी। अब कुछ देर बाद कोई कार आती है। फ्रांसिस समझ जाता है लाफोंटेन वाले आ गए। फ्रांसिस दोनों से कहता है पैसे मिलने के बाद वो दोनों उसे इशारा करे, तब वो अंदर से आकर लाफोंटेन को मार देगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए बाहर आएगा। लाफोंटेन को मारने के बाद गैंग उसका होगा और उसका कोई दुश्मन भी नहीं बचेगा। साथ ही आउटफिट भी उसका ही साथ देगा। डोरबेल बजती है और फ्रांसिस अंदर चला जाता है, लेकिन मेबल और लियो समझ गए थे फ्रांसिस उन्हें भी मार देगा। फ्रांसिस अंदर गन लिए रेडी था। अब हम लाफोंटेन गैंग को देखते हैं। लाफोंटेन एक ब्लैक औरत थी और ये ब्लैक लोगों का गैंग भी वही चलाती है। उसके साथ दो बॉडीगार्ड भी थे। लियो उसका स्वागत करता है। अंदर आकर लाफोंटेन उनसे टेप मांगती है, लेकिन मेबल पहले पैसे मांगती है। तब उसका आदमी टेबल पर पैसे रखता है। मेबल पैसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि इन पैसों से उसके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। वही अंदर फ्रांसिस इशारे के इंतजार में था। अब टेप देने की बारी आती है, लेकिन तभी लियो कहता है वो उन्हें पैसे क्यों नहीं दे रही जबकि पैसे सामने ही थे। तब लियो उसे इशारे से बताता है अंदर एक आदमी गन के साथ है। अब दोनों बात करने का नाटक करते हैं। फ्रांसिस को लगता है लाफोंटेन पैसे नहीं देगी, इसीलिए वो गन लिए बाहर निकलता है, लेकिन दरवाजे की दोनों तरफ गन लिए आदमी खड़े थे और सामने लाफोंटेन खड़ी थी। मतलब फ्रांसिस फंस गया। अब यहाँ फ्रांसिस एक डील ऑफर करता है, वो पैसे लेकर चला जाएगा। अब उसे ये खून खराबे वाला काम और नहीं करना। लेकिन लाफोंटेन को ये लोग पसंद नहीं थे क्योंकि जब भी उन जैसे ब्लैक लोग या माइनॉरिटी कुछ काम करके आगे बढ़ते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, तब उनके जैसे रेसिस्ट लोग आकर उनसे धंधे में से हिस्सा मांगने लगते हैं। साथ ही लाफोंटेन बताती है मेबल ने जो एड्रेस बताया था यहाँ आने से पहले लाफोंटेन वहाँ उसके बॉस बॉयल की खोपड़ी उड़ा कर आई है। मतलब बॉयल भी मर चुका है। लेकिन फ्रांसिस लाफोंटेन की तरफ गन ताने खड़ा है, लेकिन तब लियो बोलता है वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने पहले ही फ्रांसिस के गन से गोलियां निकाल ली है। तब फ्रांसिस डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी गन की तरफ देखता है, उसमें गोलियां थी, लेकिन तभी पीछे से वो दोनों आदमी उसे शूट कर देते हैं और फ्रांसिस वही मर जाता है। यहाँ लाफोंटेन लियो की तारीफ करती है क्योंकि वो एक आम टेलर है। सबको लगता है वो सिर्फ देखता है, कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। तब मेबल उसे वो टेप दिखाती है, फिर लाफोंटेन उस टेप को लेकर चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद लियो और मेबल साथ में बैठे थे। तब मेबल कहती है वो उन्हें ढूंढ ही लेंगे। लियो कहता है लेकिन बॉयल गैंग तो खत्म हो गया। मेबल कहती है लेकिन आउटफिट वाले उन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ एक और सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। वो माइक और रिकॉर्डर लियो के पास थे। तब मेबल को समझ में आता है उसमें कोई सबूत नहीं है, बल्कि वो टेप तो नकली थी। उसमें सिर्फ लियो की आवाज थी, वो वॉइस ओवर जो हमें मूवी की शुरुआत में सुनाया गया था। आउटफिट ने बॉयल गैंग का नाम तक नहीं सुना, उन्होंने कोई मैसेज नहीं भेजे, बल्कि वो लिफाफे लियो डाल रहा था क्योंकि लियो कई महीनों से ये प्लान कर रहा था। मतलब आज रात जो कुछ भी हुआ वो सब लियो की ही प्लानिंग थी। इतना ही नहीं, आज रात यहाँ जो कुछ भी हुआ वो लियो ने रिकॉर्ड कर लिया है। लियो ये टेप मेबल से FBI वालों को देने कहता है क्योंकि इससे बॉयल गैंग का कोई आदमी बच भी गया होगा तो पकड़ा जाएगा और इस टेप से लाफोंटेन भी बॉयल के मर्डर के इल्जाम में पकड़ी जाएगी। अब लियो मेबल को वो पैसे देकर कहीं जाने कहता है जिसके
बारे में उसे भी पता नहीं होना चाहिए। इतने सारे पैसे मिलने से मेबल बहुत खुश थी। वो लियो को भी अपने साथ चलने कहती है, लेकिन लियो मना कर देता है क्योंकि वो कुछ ही सालों में मरने वाला है और मेबल अभी भी जवान है। वो उस पर बस बोझ बनकर रहेगा, इसीलिए लियो उसके साथ जाने से मना कर देता है। अब मेबल की सभी इच्छा पूरी हो गई थी। यहाँ के गैंग भी खत्म हो गए, ला फॉन्टेन भी पकड़ी जाएगी और उसके पास बहुत सारे पैसे भी है। अब जाने से पहले मेबल लियो का शुक्रिया अदा करती है। आप सोचोगे आखिर लियो ने ये सब क्यों किया? तो बहुत सिंपल सी बात है, लियो मेबल को अपनी बेटी समझता था और ये सब उसने मेबल के लिए ही किया है। अब मेबल उससे अलविदा लेकर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है मूवी की शुरुआत से लियो जो सूट बना रहा था वो सूट वो खुद के लिए बना रहा था। अब उस सूट को पहनने के बाद और अपनी कैंची और कुछ सामान लेकर लियो दुकान में पेट्रोल छिड़क कर जलाने वाला था ताकि किसी को भी कोई सबूत ना मिले। अब पेट्रोल छिड़क कर लियो वर्कशॉप में आग लगा देता है, लेकिन उसके पीछे फ्रांसिस खड़ा हो जाता है क्योंकि वो अभी तक जिंदा था। उसे देखकर लियो शॉक रह जाता है। फ्रांसिस लियो को शूट करता है, लेकिन गोली लियो के हाथ में लगती है। फ्रांसिस उसकी तरफ फिर से शूट करता है, लेकिन गोलियां खत्म हो गई थी। फ्रांसिस चाकू निकाल लेता है। अब यहाँ लियो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक जगह फ्रांसिस लियो को घेर लेता है। उसकी हालत काफी खराब थी, वो कुछ देर में ही मरने वाला था। तब लियो उसे बताता है कभी वो भी उसके ही जैसा था। ये सुनकर फ्रांसिस को हंसी आती है, लेकिन लियो बताता है सच में वो भी कभी गैंगस्टर हुआ करता था, वो भी उन सबसे खतरनाक। वो कभी कभी अपने हाथों से ही अपने दुश्मनों को मार दिया करता था। तब वो अपनी आस्तीन ऊपर करके दिखाता है, उसके हाथों पर बहुत सारे टैटू बने हुए हैं। मतलब लियो सच बोल रहा है, वो भी कभी गैंगस्टर हुआ करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक लड़की आई, उसकी बीवी, जिसने उसे इंसान बनाया। वो दोनों छुपकर रॉ में रहने लगे। वही लियो ने ये काम सीखा। कुछ महीनों बाद उनकी बेटी पैदा हुई, जिससे उनकी खुशियां दुगनी हो गई। लेकिन एक दिन उसके गैंग ने उसे ढूंढ लिया। तब उन्होंने उसकी दुकान और घर को आग लगा दी, जिससे उसकी बीवी और बेटी मारे गए। तब इन खून खराबों से बचने के लिए वो भागकर यहाँ आ गया। ये सब कपड़े पहनकर वो एक शरीफ इंसान बनना चाहता था। अब यहाँ हम लियो को लड़ते हुए देखते हैं। जैसे ही फ्रांसिस उसे मारने आता है, लियो उससे बचकर उसकी गर्दन में अपनी कैंची घुसा देता है, जिससे फ्रांसिस नीचे गिर जाता है। लियो फिर से उसे कैंची से मारने वाला था, लेकिन तब तक फ्रांसिस मर जाता है। अब उसकी दुकान जल रही थी। फिर कुछ देर बाद लियो दुकान से बाहर आता है और किसी नई जगह नई शुरुआत करने चल देता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।